बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट्स बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने के साथ साथ हमने कुछ रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स भी पढ़े थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता रहता है। मींस कि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर प्रेजेंट है एनर्जी रिलीज करता रहता है, और जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर और एटम का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने रिजेक्ट कर दिया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की रिजेक्शन के बाद नील बोहर ने 1913 में एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। उस एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स बिफोर डिस्कसिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये बात माइंड में रखिएगा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो बेसिकली बेस्ड करता था क्वांटम थ्योरी के ऊपर। क्वांटम थ्योरी बेसिकली मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी जिसे हम क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि क्वांटम थ्योरी में बेसिकली मैक्स प्लैंक ने क्या डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो आप देख रहे हैं कि जो कार्स होती हैं वो प्रॉपर एक पाथवे में मूव करती हैं, प्रॉपर रोड्स होते हैं जिन पर आप देखते हैं कि कार्स मूव करती हैं। सिमिलरली अगर हम एटम की बात करें तो एटम में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी प्रॉपर एक पाथवे में मूव करते हैं। उन प्रॉपर पाथवेज को हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। हर ऑर्बिट अपनी एनर्जी फिक्स्ड रखता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसकी वो एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो एनर्जी उसके पास होती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है, जंप करता है, तो या तो वो एनर्जी लूज करता है, एब्जॉर्ब करता है, या फिर उस एनर्जी को वो एमिट करता है। इस एनर्जी के एमिट और एब्जॉर्ब होने की वजह से आपके पास रेडिएशंस एमिट होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। बेसिकली क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक के मुताबिक आपके पास इस तरह से आती है ये पैसेज। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। It is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation. Quanta is plural of quantum. जी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांटम थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, और अभी हमने ये भी बात डिस्कस की कि जो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल था वो किस पर बेस कर रहा था, क्वांटम थ्योरी पर, जो कि मैक्स प्लैंक ने थी। अगर हम बोहर के एटॉमिक थ्योरी को देखें तो according to this model or this theory, according to Bohr, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of a revolving electron is quantized as it revolves only in orbit of fixed energy called energy levels by him. Students, let's explain it with the help of an animation. ये आपके पास एक एटम है जिसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब तक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रॉपर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। वाई? बिकॉज जो एटम के ऑर्बिट्स होते हैं हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और जब एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह एक ऑर्बिट में रोटेट करेगा तब वो ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा कंटिन्यूसली। ओके, और उसके बाद क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी। दैट्स वाई बोहर ने इसको एनर्जी लेवल्स का नाम भी दिया। ऑर्बिट्स को इन अदर वर्ड्स हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट the Bohr's atomic theory. Now students, we will discuss about the postulates of Bohr atomic theory.
सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है उसको डिस्कस करने से पहले एक एनिमेशन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर है जो कि हाइड्रोजन का एटम है। इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज अ टाइनी न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और बिल्कुल इस एटम के सेंट्रल पार्ट में आपके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इस तरह से वो न्यूक्लियस के साथ एक रेडियस भी बना रहा है, जो कि बोहर एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पोस्टुलेट हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक एनिमेशन दिखाई जा रही है। दिस इज एन एटम। आप देख सकते हैं कि एक एटम के अंदर अगेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट एंड आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि जो इलेक्ट्रॉन है हर ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट में वो मूव करेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास फिक्स्ड होती है। और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, जिसे हम कहेंगे क्वांटाइज्ड। एंड दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। उसके लिए भी हम एक एनिमेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कोई भी एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट, स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब तक मूव कर रहा होता है, ना ही वो एनर्जी एमिट करता है ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अनटिल अनलेस कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप ना करे। जब भी एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। और जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तब तक वो एनर्जी कोई भी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट के लिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब तक एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में है वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब देखते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अगर हम उसे जंप करवाएं सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में तो आप देखेंगे उसने एनर्जी रिलीज की। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो एक और इलेक्ट्रॉन आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी प्रेजेंट था, अगर हम चाहें कि वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मूव करे तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और ये एनर्जी डिफरेंस हम एक डेल ई फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये था आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट, जिसमें आपके पास फॉर्मूला गिवन है, दिस चेंज इन एनर्जी डेल ई इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। एज आई हैव सेड कि जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है ये क्वांटम थ्योरी पर बेस करती है, जो कि प्लैंक्स ने दी थी। और प्लैंक्स इक्वेशन के मुताबिक डेल ई इक्वल है E2 माइनस E1 इक्वल्स टू HV के। H स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड, एंड V इज द फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि डेल ई जो फॉर्मूला आपके पास गिवन है वो हम किस तरह से एक एटम की मदद से फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। या आपके पास एटम का स्ट्रक्चर अगेन आपके पास नजर आ रहा होगा आपको। आपके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है और एनर्जी लेवल, इसको हम कहते हैं E1, और जो सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड ऑर्बिट है उसको हम कहेंगे E2। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में E2 की तरफ मूव करेगा, आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप किया E2 से E1 में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि जब इस इलेक्ट्रॉन ने अपने सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जंप किया है तो कितनी एनर्जी इसने रिलीज की है। तो उसके लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 में हम एनर्जी लिखेंगे एनर्जी लेवल नंबर 2 की एनर्जी, जिसको हम माइनस करेंगे एनर्जी लेवल नंबर 1 की एनर्जी से। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमारे पास डेल ई की वैल्यू आ जाएगी। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास डेल ई की वैल्यू आएगी वो बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने फाइंड आउट की होगी
जो कि एक इलेक्ट्रॉन ने सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जंप करने में एमिट या रिलीज की हो। सो आई होप सो आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी होगा कि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या है, और एंगुलर मोमेंटम को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास मोमेंटम क्या है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम क्या है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक कार सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास होता है मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जब आपके पास मूव कर रही होती है तो उसका एक प्रॉपर मैस होता है और वो एक प्रॉपर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। जब हम किसी भी बॉडी की, मूविंग बॉडी की मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उस बॉडी की मैस को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के साथ और हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। नाउ अब एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। आप देख रहे हैं अगेन कि एक कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो उस वक्त उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इस कार का एक प्रॉपर मैस होगा स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, और वो एक प्रॉपर वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव कर रही है सर्कुलर पाथ। सो अब अगर हम चाहते हैं कि हम फाइंड आउट करें कि जो कार है उसका मोमेंटम कितना है, तो हम उस कार के मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वेलोसिटी के साथ और हमारे पास उस कार का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सिमिलर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा एंगुलर मोमेंटम का पॉइंट। अब हम इसको एटम के स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एटम के अंदर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ही सर्कुलर पाथ में आपके पास मूव कर रहा होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी आपके पास ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक मैस है और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर हम चाहें कि ऑर्बिट 1 के अंदर या एनर्जी लेवल 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मैस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास पोस्टुलेट है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट में एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ, जिसे हम MVR से डोनेट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है स्टूडेंट्स, NH/2π। यहाँ पर H आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, N आपके पास स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर को डोनेट करता है जिसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। आई होप सो आपको पोस्टुलेट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।